Hello friends, now today I am going to start a new lecture and the topic is the scanning electron microscopy in biology. इसके पहले हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी किया। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी में जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं वो सैंपल्स से टकराती हैं और उसके बाद में जो डिफर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं उसको फ्लोरोसेंट फोटोग्राफी के थ्रू इमेज क्रिएट किया जाता है। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन बीम्स रहती हैं वो टकराती हैं स्पेसिमेन से। स्पेसिमेन ऑलरेडी मेटल कोटेड रहता है, जैसे पैलेडियम कोटेड हो सकता है या फिर गोल्ड कोटेड हो सकता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जब स्पेसिमेन से टकराती हैं तो उसमें से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट होती हैं और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती हैं वो इमेज बनाती हैं। दूसरा ये है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें वेरी थिन स्पेसिमेन लेना होता है ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो स्केटर्ड होने की बजाय डिफ्रैक्ट हों, नीचे की तरफ जा सकें, यानी कि उसको स्पेसिमेन को क्रॉस कर सकें। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो स्पेसिमेन होता है उसकी थिकनेस जो भी हो, मतलब जो भी वो नॉर्मल साइज़ का हो, उसको लेकर के स्टडी किया जा सकता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ड्रॉबैक यही है कि इसमें हमको थिन स्पेसिमेन लेना होता है, जिसके कारण हम केवल 2D डायमेंशन के स्पेसिमेन स्टडी कर पाते हैं। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो स्पेसिमेन है उसकी थिकनेस और उसकी जो टोपोग्राफिक स्टडी है उसको करने में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें 3D डायमेंशन देखने को मिलता है। हालांकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों का जो रिजोल्यूशन है वो 2 एंगस्ट्रॉम ही रहता है और कहीं कहीं ये होता है कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका रिजोल्यूशन तो 2 एंगस्ट्रॉम रहता है, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन और कम हो जाता है। यानी कि रिजोल्यूशन के मामले में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेस्ट है। ओवरऑल दोनों ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है इसमें जो रिजोल्यूशन है वो लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारा जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन रहता है 2000 एंगस्ट्रॉम और उससे 1000 टाइम्स बेटर रिजोल्यूशन हमको मिलता है टेम एंड सेम की कंडीशन में। जहाँ तक लाइट माइक्रोस्कोप से हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट माइक्रोस्कोप में 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो मैग्नीफिकेशन रहता है वो मैग्नीफिकेशन लगभग 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है फ्रॉम द ओरिजिनल साइज ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेसिमेन। और 1 मिलियन को हम कहें या इसको हम कह सकते हैं कि 10 लाख गुना जो है उसका साइज़ स्पेसिमेन के साइज़ के नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा देखने को हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की कंडीशन में मिलता है। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरफ हमें मूव करना पड़ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें जो लोएस्ट वेवलेंथ है वो वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किसी भी स्पेसिमेन का जो रिजोल्यूशन है वो केवल 2000 एंगस्ट्रॉम तक ही रहता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए लगभग हम 2 एंगस्ट्रॉम तक रिजोल्यूशन देख सकते हैं। जो टेम है उसमें जो सैंपल रहता है वो एक रेजिन में एम्बेडेड रहता है, जो कि पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। और वो जो रेजिन है उसमें हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रहता है। तो डिहाइड्रेशन हमें करना टेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि थिन सेक्शनिंग करना टेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम स्पेसिमेन को विजुलाइज कर पाते हैं। जबकि सेम जो होता है, सेम में जो स्पेसिमेन होता है वो पैलेडियम एंड या फिर हम कहें कि गोल्ड कोटेड होता है। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम्स टकराती हैं उससे स्पेसिमेन से, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट होती हैं, तो उसके कारण जो है डिफरेंट टाइप के डिफ्रेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो टोपोग्राफिक स्टडी ऑफ स्पेसिमेन है बहुत ईजी हो जाती है। और इसमें ये देखा गया है कि जो बैक स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये स्पेसिमेन की सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली जो जगह है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करके मिलती है। तो बैक स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम किसी भी इमेज की डेप्थ तक उसको देख सकते हैं। ये टेम की कंडीशन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टेम की कंडीशन में तो वैसे ही हमको थिन फिल्म लेना होती है। अगर मान लीजिए कोई भी स्पेसिमेन काफ़ी मोटा हो जाता तो डेप्थ तक वो इलेक्ट्रॉन्स बीम्स ट्रांसमिट नहीं कर पाती और डिफ्रेक्शन पैटर्न नहीं मिल पाता।
ये तो हमें पता ही है कि सबसे पहले 1932 में नॉल एंड रचका ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिज़ाइन को बनाया था, लेकिन बाद में जो नॉल हैं उन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया था 1935 में, और इसके बाद 1939 में सेमेंस एंड हल्स्के सेमेंस एंड हल्स्के ने फर्स्ट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कमर्शलाइज किया था। जो कॉन्सेप्ट नॉल ने 1935 में सेम का दिया था, उस सेम को हालांकि मार्केटेड होने में, यानी कि उसको मार्केट में आने में लगभग 3 डिकेड लगे, और आफ्टर 1935 मतलब 1965 में जाकर के जो फर्स्ट सेम था वो मार्केट में लॉन्च हुआ, और ये मार्केट इसका क्रिएट किया था, दैट इज़ मार्केटेड बाय कैम्ब्रिज इंस्ट्रूमेंट कंपनी लिमिटेड इन 1965। नाउ अब हम सेम के प्रिंसिपल की बात करें तो सेम में जो भी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो टंगस्टन फिलामेंट से आते हैं वो सभी गोल्ड कोटेड या फिर पैलेडियम कोटेड स्पेसिमेंस से टकराते हैं, और टकराने पर इसमें डिफ्रैक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उन मेटल से डिफर्ड होते हैं, और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जिसको विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, सेपरेट जो डिटेक्टर होता है उससे मेज़र किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप की एक्सरेज, इसके बाद कैथोड ल्यूमिनेसेंस, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ऑगस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। इसमें जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिमेन की डेप्थ और उसकी टोपोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, जो कि डेप्थ से रिलीज़ होने वाले सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं स्पेसिमेन से जो निकलते हैं उसको रीड आउट किया जाता है, और इसके बाद में एक इमेज, एक पिक्चर तैयार होती है जो डिटेक्टर के थ्रू रीड आउट होता है, और ये जो इमेज होती है ये 3D इमेज होती है। नाउ जो सेम है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल यूनिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोब होती है। इसमें दूसरा होता है स्पेसिमेन, जो कि स्टेज के ऊपर होता है। तीसरा होता है एम्प्लीफिकेशन यूनिट, जिसमें सिग्नल ट्रांसड्यूसर भी होता है, और चौथी होती है डिस्प्ले यूनिट। तो ये 4 यूनिट्स का बना होता है। तो यहाँ पर ये 4 अलग अलग यूनिट्स हैं। पहली वाली जो यूनिट है ये एनर्जी सोर्स है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल यूनिट। तो ये यहाँ पर ये एनर्जी सोर्स एक्चुअल में ये पूरी इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल यूनिट है। इस इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल यूनिट में यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और उसके बाद में ये दूसरी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्टेज विथ स्पेसिमेन। तो ये जो यूनिट है ये दूसरी यूनिट है। इसके बाद तीसरी यूनिट होती है डिटेक्टर, जिसमें सिग्नल सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग मेथड भी होती है। तो ये तीसरी यूनिट है जिसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन विथ डिटेक्शन एंड सिग्नल सिलेक्शन यूनिट। और चौथी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं डिस्प्ले यूनिट। तो अल्टीमेटली जितना भी सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ है, सिग्नल जनरेट हुआ है, उन सभी का जब डिटेक्शन होता है तो वो फाइनली डिस्प्ले होता है। तो ऐसे 4 यूनिट होती है सेम में। सेम की जो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल यूनिट है इसमें यहाँ टंगस्टन फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होती है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स से कंडेंस होती हुई एज ए बीम ट्रांसमिट होती है, और ये ट्रेवल करती है और स्पेसिमेन के ऊपर फोकस होती है, जहाँ पर स्पेसिमेन से डिफरेंट टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स स्पेसिमेन को स्ट्रक करती है, जहाँ से स्पेसिमेन में से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट होती हैं। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं डिफरेंट टाइप से इसका डिफ्रैक्शन होता है। तो ये एक्सरेज में, कैथोड ल्यूमिनेसेंस में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स में, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स में और ऑगर इलेक्ट्रॉन्स में ये स्कैटर्ड होती है। तो ये सभी के सभी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से निकले थे और स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्रक हुए। इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम्स को रीड आउट करता है डिटेक्टर, और डिटेक्टर इन सभी इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो कि स्कैटर्ड हुए हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में यहाँ पर हमें सेम से जो टोपोग्राफिक इमेज मिलती है, तो इसमें ये होता है कि कोई जो सैंपल है उसमें कितनी डेप्थ है और कितनी उसकी हाइट है, विड्थ है, उन सभी का आइडेंटिफिकेशन तब लगता है जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैटर्ड पैटर्न मिलते हैं।
तो यही एक एडवांटेज है सेम में, जो कि टेम में नहीं है। टेम में केवल एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्पेसिमेन होता है, जबकि सेम में जो है जो टोपोग्राफिक इमेज होती है वो मिलती है। तो टोपोग्राफिक इमेज में जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्पेसिमेन के सबसे डेप्थ वाले स्पेस से आते हैं, और इसीलिए इन बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अलग से रीड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ scintillators एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। ठीक है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ scintillators एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, और इसी में बैक स्कैटर्ड एंड जो हमारी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रीड आउट होता है। तो जो एनर्जी रहती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स वो फर्स्ट कन्वर्ट होती है लाइट फोटॉन्स में बाय द scintillator, देन इसके बाद में कन्वर्ट होती है इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और फिर एम्पलीफाई होती है बाय फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। एंड फाइनली ये जो सारी बीम्स हैं ये कंडेंसर के थ्रू और ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंडेंस होकर के स्पेसिमेन पर पड़ती है। यहाँ जो स्पेसिमेन है ये, क्योंकि हम स्कैनिंग कर रहे हैं इसलिए जो स्पेसिमेन होता है ये स्टेज मूवेबल होती है, जो कि मूव करती है, और जैसे जैसे ये मूव करती है वैसे वैसे पूरा जो स्पेसिमेन है वो डिटेक्टर के थ्रू रीड आउट होता है, और फाइनली उसकी जो एक इमेज होती है वो बनती है, जो कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होती है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन फॉर सेम। सेम में जितने भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन यूज़ किए जाते हैं वो उनको कैटेगराइज किया जाता है सबसे पहले, जैसे कि स्पेसिमेन सॉफ्ट है या हार्ड है। तो हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ हों, नॉर्मल सेल, कल्चर्ड टिश्यू, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ आर वेरी फ्रेजाइल एंड यूज्ड विथ ऑलमोस्ट केयर वाइल हैंडलिंग ड्यूरिंग फिक्सेशन टू ऑब्जर्वेशन। तो जो फ्रेजाइल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है केयरफुली हैंडल करना चाहिए। टिश्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन्स, पैरासाइट्स एंड इंसेक्ट्स कैन बी हैंडल्ड विथ ईज बट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर सिलेक्शन, फिक्सेशन एंड ड्राइंग एंड स्टडिंग अंडर सेम। तो जो टिश्यूज़ हैं फ्रॉम ऑर्गन्स, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स हैं, ये इतने फ्रेजाइल नहीं होते जितने प्रोटोजोआ है, कल्चर्ड सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, स्पर्मेटोजोआ है, ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेजाइल होते हैं। तो इनका भी जो है सिलेक्शन प्रॉपर्ली करना चाहिए स्पेशलाइज्ड मेथड से, देन उसके बाद उसका फिक्सेशन करना चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए। अगर बोन की बात करें, बोन बहुत हार्ड होती है तो इसलिए उसको एयर ड्राइड करके सेम में देखना चाहिए। हेयर जो होते हैं उसको एज सच हम सेम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो स्पेसिमेंट्स हैं उसका डिफरेंट टाइप का जो बायोलॉजिकल सैंपल प्रोसेसिंग होता है वो इस टाइप से है कि फर्स्ट है स्पेसिमेन सिलेक्शन एंड सरफेस प्रिपरेशन, दूसरा हम उसका करते हैं फिक्सेशन, तीसरा हम करते हैं डिहाइड्रेशन, चौथा हम करते हैं ड्राइंग, फिफ्थ हम करते हैं माउंटिंग एंड सिक्स्थ हम करते हैं कोटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टिश्यू सिलेक्शन है, टिश्यू सिलेक्शन में हम लार्ज स्पेसिमेन स्टेज यूज़ करते हैं, और पहले ये था कि हम केवल 0.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम साइज़ का सैंपल साइज़ लेते थे, लेकिन अब जो है हम लगभग 10 सेंटीमीटर के जितना बड़ा जो टिश्यू है उसको भी ले सकते हैं, और उसका भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं इन द सेम। नेक्स्ट टॉप है हेडिंग इसमें सरफेस प्रिपरेशन। तो जो भी टिश्यू रहता है या जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रहता है उस पे हो सकता है कि सरफेस कंटामिनेशन हो। तो सरफेस कंटामिनेशन से जो टोपोग्राफिक इमेज सेम में बनेगी वो जो है डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए जो बायोलॉजिकल सैंपल होता है उसमें जितने भी कंटामिनेंट हैं, हो सकते हैं कि नेचुरल म्यूकॉइड हो, प्रोटीन्स कंटामिनेशन हो, साल्ट का कंटामिनेशन हो, जो सरफेस पे एडहर्ड होते हैं, है ना, सब्सटेंसेस फ्रॉम द सस्पेंडिंग सॉल्यूशन हो, सीरम हो, ब्लड हो, तो इन सभी की वॉशिंग ज़रूरी होती है। तो ऐसे में सैंपल की वॉशिंग की जाती है विद द स्विचेबल बफर, और विथ पीएच भी जो होता है ऑप्टिमल पीएच रखा जाता है, और इसके अलावा जो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए उस पर सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें स्पेशली टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है। बफर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सुपर कूल्ड नहीं होना चाहिए बफर, और ओवर हीटेड बफर भी नहीं होना चाहिए। तो टिश्यू प्रिपरेशन के समय जब फिक्सेशन करते हैं तो डायसेक्शन के टाइम पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, सपोज़ कभी कभी क्रैक्ड भी होते हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ को डायसेक्शन करने के टाइम पर स्क्रैचेस आते हैं, और स्क्रैचेस को रूल आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेस्ट वे ये है कि टू ऑब्टेन स्मूथ सरफेस फॉर द सॉफ्ट बायोलॉजिकल टिश्यू इज़ टू कूल इट इन द आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में इन बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का कूलिंग किया जाता है। और आइसोपेंटेन किस में रखा होता है पहले से? प्री कूल्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो आइसोपेंटेन को भी पहले लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि ये आइसोपेंटेन जो है ठंडा रहे, एंड देन स्मूथली क्रैक द टिश्यू। और जैसे ही आप आइसोपेंटेन में रखने के बाद
जब इन टिश्यूज़ का प्रोसेसिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, तो जो नंबर ऑफ स्क्रैचेज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और इजीली हम ये जो टिश्यूज़ हैं इसको ब्रेक कर पाएंगे या इसका डाइसेक्शन कर पाएंगे। और जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो जो सरफेस बनेगी वो होगी मिरर लाइक सरफेस, मतलब बिल्कुल कांच जैसी सरफेस बनेगी। तो फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो बायोलॉजिकल मटेरियल है जब भी उसको हम मेटल के ऊपर या इंस्ट्रूमेंटल प्लेस पर रखते हैं, स्पेस पर रखते हैं, तो उस पर स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस आने पर वो जो सैंपल होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए फिक्सेशन करना ज़रूरी है। फिक्सेशन केमिकल मेथड से किया जाता है और केमिकल मेथड में जो बफर यूज़ करते हैं वो होता है 0.1 to 1 मोलार फॉस्फेट बफर। लेकिन इसके अलावा दूसरे बफर भी यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली सोडियम काकोडाइलेट बफर जो है ये यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर फंगाई सेल्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज़। नाउ जो केमिकल्स हैं वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला जो केमिकल है वो है ग्लूटरल्डिहाइड, 2% ग्लूटरल्डिहाइड इन फॉस्फेट बफर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है कार्नोवस्की फिक्सेटिव, कार्नोवस्की फिक्सेटिव। तो इसमें स्टॉक ए बनाते हैं और स्टॉक बी बनाते हैं। स्टॉक ए जो है इसमें पैरा फॉर्मल्डिहाइड होता है 3 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, मिक्स हीट अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिजॉल्व विद द स्टीरिंग। तो इसमें डिस्टिल वाटर और पैरा फॉर्मल्डिहाइड को आपस में मिक्स करते हैं। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड टिल द सॉल्यूशन बिकम क्लियर, कूल इट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद स्टॉक बी सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें होता है ग्लूटरल्डिहाइड 25%, इसका 10 ml बनाना है, 0.2 m फॉस्फेट बफर 100 ml इसके साथ में मिक्स करना है। मिक्स सॉल्यूशन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी 1:1। ये जो एक स्टॉक ए और स्टॉक बी बनाया है इसको 1:1 में हम मिक्स करेंगे फ्रेशली टू हैव द डिज़ायर फिक्सेटिव। तो जो भी हमें फिक्सेटिव बनाना है उसके लिए इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। नोट, फिक्सेटिव्स शुड बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन डार्क। नाउ नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन। तो 3 टाइप की प्रोसीजर्स अडॉप्ट की जाती है। फर्स्ट है इमर्जन, सेकेंड है इन विवो फिक्सेशन एंड थर्ड है वेपर फिक्सेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे इमर्शन फिक्सेशन की। तो फर्स्ट जो है इमर्जन फिक्सेशन, इसमें यह है कि एक बफर सॉल्यूशन रहता है या बफर फिक्सेटिव रहता है जिसमें हम जैसे ही हमारा बायोलॉजिकल सैंपल रिमूव करते हैं वो जो मटेरियल रहता है उसको क्विकली हमें वायल में डालना होता है जिसमें पहले से ही बफर हो। इससे होता यह है कि डाइसेक्शन के पहले इस पूरे सैंपल का प्रॉपरली वॉशिंग हो जाता है जिससे किसी भी टाइप का जो कंटेमिनेशन इसके ऊपर वो नहीं रहता। और दूसरा यह है कि जो हमारा सैंपल है वो बाद में फिक्स हो जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है इन विवो फिक्सेशन। जो इन विवो मेथड है वो एक्चुअल में एक एमिनेबल मेथड है, यानी कि मोस्टली एक्सेप्टेबल मेथड है इसमें। लेकिन ये बहुत टीडियस होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। लाइक इसमें ड्रिपिंग करते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल करके ड्रिप सिस्टम टाइप से होता है ये। देन इंजेक्शन से यूज़ करते हैं, तो जो फिक्सेटिव होता है एज इंजेक्शन दिया जाता है। एंड वेस्कुलर परफ्यूज़न किया जाता है, तो जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर डाल करके परफ्यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें जो पर्टिकुलर स्विचेबल फिक्सेटिव्स होते हैं उसका यूज़ करके इस टाइप से ये किया जाता है। तो ये थोड़ा सा टीडियस होता है लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्टेबल है। नाउ थर्ड मेथड फिक्सेटिव का है, फिक्सेशन का है, वो है वेपर फिक्सेशन। वेपर फिक्सेशन तब किया जाता है जब मटेरियल बहुत डेलिकेटेड होता है, यानी कि उसको हम ना ही किसी लिक्विड में इमल्सन फिक्सेशन के थ्रू कर सकते हैं, ना ही उसके अंदर हम इन्फ्यूज़न कर सकते हैं इन विवो फिक्सेशन की तरह। तो फॉर एग्जांपल फंगस जो होती है बहुत डेलिकेटेड होती है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है ये एक वेपर की तरह काम करता है। एक क्लोज्ड चैम्बर में एक पेट्री डिश के अंदर हम सैंपल को रख देते हैं और इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड रिलीज़ किया जाता है एक पेट्री डिश में। तो होता यह है कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इन ए पेट्री डिश और एज ए ओपन वायल रहती है और ओवरऑल जो चैम्बर रहता है क्लोज रहता है। तो ये जो वेपर रहती हैं ये मटेरियल को फिक्स कर देती हैं और स्पेशली फंगस में इसको यूज़ किया जाता है। जो फिक्सेशन की टेक्निक है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि वो टिश्यू को फ्रेजाइल होने से बचाती है, उसको हार्ड करती है। और बेस्ट फिक्सेशन तभी होता है जब कोई फिक्सेटिव टिश्यू के इंटीरियर तक पेनिट्रेट कर जाए, सच एज उसके सेल्स तक पेनिट्रेट कर जाए, ब्लड वेसल तक पेनिट्रेट कर जाए। तो फिक्सेटिव का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और फिक्सेटिव का जो फिक्सेशन मेथड है उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लाइक सबसे पहले वैक्यूम ट्रीटमेंट, जितना वैक्यूम होगा उतना अच्छा फिक्सेशन होगा। दूसरा है इंक्रीज फिक्सेशन टाइम, आप फिक्सेशन करने के लिए जितना टाइम देंगे उतना अच्छा स्पेसिमेन बनेगा। और स्पेशली तीसरा है साइज़ ऑफ स्पेसिमेन, लार्ज साइज़ का स्पेसिमेन होगा तो बहुत स्लो फिक्सेशन होगा और स्मॉल साइज़ का जो सैंपल होगा उसमें फिक्सेशन बहुत फास्ट होगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो फिक्सेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किया जाता है, लाइक ग्लूटाल्डिहाइड या फिर कार्नोवस की फिक्सेटिव जो यूज़ किया जाता है वो 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ये देखा गया है कि जो फिक्सेशन है वो डबल फिक्सेशन होता है। तो पहला तो आपने ग्लूटाल्डिहाइड और कार्नोवस की फिक्सेटिव से फिक्सेशन कर लिया, इसके बाद में जो पोस्ट फिक्सेशन किया जाता है वो होता है 2% ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड से, तो इसको हम कहते हैं डबल फिक्सेशन मेथड। इसके बाद फिक्सेशन के नेक्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। तो कोई भी जो स्पेसिमेन है उसको डिहाइड्रेट करना, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ड्राई स्टेट में लेना ज़रूरी है। तो जब हम फिक्सेशन करते हैं तो फिक्सेशन के बाद में हम वाटर्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम 3 से 4 बार पहले उस स्पेसिमेन को जो फिक्स हो चुका है वाटर में धो लेते हैं, और धोने के बाद उसको वॉश करने के बाद वाटर भी कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो इट शुड बी वॉश्ड 3 to 4 टाइम्स विद डिस्टिल वाटर एंड देन पास थ्रू ए सीरीज ऑफ ग्रेडेड एल्कोहल एंड एसीटोन। तो ग्रेडेड एसीटोन और एल्कोहल का मतलब ये है कि जो एसीटोन या एल्कोहल होता है उसमें हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 30%, फिर 50%, फिर 70%, 80%, 90% में डिप करते चले जाते हैं स्पेसिमेन को, और हर डिपिंग में हम 20 मिनट्स का टाइम देते हैं। तो इससे होता ये है कि जो टिश्यू होता है वो ड्राई होता चला जाता है, हार्ड होता चला जाता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू या बोन्स वगैरह रहती हैं इसमें हमको और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मतलब 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम, या 20 मिनट्स या इतना टाइम हमें देना पड़ता है फॉर कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स के लिए। फाइनली हमें 100% एसीटोन में या फिर एल्कोहल में, जो कि एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है, इसमें हम इस स्पेसिमेन को डालते हैं विथ 2 चेंजेस 1 आवर ईच। तो 2 बार हम एब्सोल्यूट में डालते हैं अलग अलग 1 घंटे के डिफरेंस में। डिहाइड्रेशन करने के टाइम पर एक गैस का भी यूज़ किया जाता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ गैस के बेसिस पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ जो गैस है वो है फ्रीऑन, तो फ्रीऑन गैस का यूज़ किया जाता है। और दूसरा ये है कि जब हम 70% इथेनॉल पे आते हैं या एसीटोन पे आते हैं तो इस स्टेप पर हमें जो स्पेसिमेन है उसको ओवरनाइट, या जो टिश्यू है उसको ओवरनाइट रखना होता है। तो अगर हमारे पास ये गैस अवेलेबल होती है तो ये और भी इकोनॉमिक हो जाती है। तो हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो होता है वाटर इथेनॉल फ्रीऑन 13 का, या फिर वाटर इथेनॉल एमाइल एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फ्रीऑन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये 2 गैसेस का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। वाटर एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वाटर इथेनॉल एमाइल एसीटोन फ्रीऑन 13 का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर वाटर इथेनॉल फ्रीऑन 113 कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन, या फिर वाटर इथेनॉल फ्रीऑन 113 फ्रीऑन 13 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से जो सेकंड नंबर का कॉम्बिनेशन है वाटर इथेनॉल एमाइल एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि स्मॉल ट्रेस ऑफ एमाइल एसीटोन जो रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे ये पता चलता है कि स्पेसिमेन अभी फुली ड्राई नहीं हुआ है। तो हमें जब इस पूरे सॉल्यूशन में हम जब डिहाइड्रेशन करते हैं और स्पेसिमेन जो होता है उसको हम कम्प्लीटली डिहाइड्रेट कर देते हैं, तो डिहाइड्रेट करने के बाद में हमें स्पेसिमेन को निकालना होता है, और निकालने के बाद उसको कम्प्लीटली ड्राई करना होता है, यानी उस स्पेसिमेन पर कहीं से कहीं तक भी हमारा ये जो एसीटोन है, एल्कोहल है, ये बचना नहीं चाहिए। तो अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं वाटर इथेनॉल एमाइल एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें एमाइल एसीटोन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ट्रेस ऑफ एमाइल एसीटोन भी अगर रह जाता है तो ये माना जाता है कि स्पेसिमेन पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। इसके बाद जो स्पेसिमेन है उसको कम्प्लीटली अगर आपने ड्राई नहीं किया आफ्टर डिहाइड्रेशन, तो ऐसे में जो स्पेसिमेन होता है उसके फाइन स्ट्रक्चर्स कोलेप्स कर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप 100% एसीटोन या अल्कोहल से जब भी आप निकालते हैं तो उसके बाद आप स्पेसिमेन को ड्राई करें। तो नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग। तो जो ड्राइंग मेथड है वो 2-3 टाइप की होती है, लाइक आप सबसे पहले एयर ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। अगर हार्ड टिश्यू की बात करें लाइक बोन से, हेयर से, तो एयर ड्राई से काम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सॉफ्ट टिश्यू है या सॉफ्ट बायोलॉजिकल टिश्यूज़ वगैरह है, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ कम्स टू द क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग। क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग के लिए 2 टाइप के लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो इसमें पहला लिक्विड है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1100 पास्कल यानी कि ये प्रेशर की यूनिट है। और दूसरा लिक्विड है फ्रीऑन 13, इसको CClF3 कहते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट है 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 560 PSI।
अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है फ्रीऑन 13 का वो कम है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी बजाय यहाँ पर हम कॉस्ट देखते हैं कि किसकी कॉस्ट कम है। तो जो फ्रीऑन 13 है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड का हम पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तो इजीली अवेलेबल रहता है और दूसरा जो है काफ़ी इकोनॉमिक है। तो जब भी हमें ड्राइंग करना होती है तो हम विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से ड्राइंग करते हैं। जो फ्रीऑन 13 है इसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड। जो क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग एपरेटस है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें एक प्रेशर गॉज होता है, थर्मामीटर यहाँ लगा होता है। इसके बाद में यहाँ वाटर, ये जो है यहाँ वाटर इनलेट होता है, यहाँ से पानी आना जाना करता है, यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से जो है ये बाहर निकल जाता है। तो ये पानी वाटर जो होता है सर्कुलेट करता रहता है। और इसके बाद ये जो वाटर का टेम्परेचर रहता है ये 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ये स्पेसिमेन होल्डर है, इसमें हम स्पेसिमेन रखते हैं और स्पेसिमेन रखने के लिए एक विंडो होती है, इस विंडो को हम ओपन करते हैं और इसमें हमारे स्पेसिमेन रखते हैं। और इसमें एक प्रेशर गॉज होता है, जिससे हम इसके अंदर का जो प्रेशर है, जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो इसका जो प्रेशर रहता है वो मेंटेन करना होता है 1100 psi पर। तो प्रेशर गॉज यहाँ रहता है और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ सेफ्टी वाल्व है, यहाँ पर भी एक वाल्व है। और यहाँ पर ये जो लिक्विड है ये कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और इसको आप अंदर इंसर्ट करते हैं और ये एक सेफ्टी वाल्व है या फिर ड्रेन वाल्व है, जहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रेन कर लेते हैं। तो ये पूरा एपरेटस है जिसको हम कहते हैं CPD एपरेटस, और यानी कि क्रिटिकल पॉइंट एपरेटस। और इसको अब हम स्टडी करेंगे। अभी हमने जो डिहाइड्रेशन किया था वो था एसीटोन और अल्कोहल में 100% में। तो डिहाइड्रेशन करने के बाद में हम ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग करने के लिए अब हम जो स्पेसिमेन होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू आइसोएमाइल एसीटेट, विच इज़ मिसिबल विथ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक मिशेल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और आइसोएमाइल एसीटेट का, जिसमें हमारे स्पेसिमेन को रखना होता है। देन ये सारा जो प्रोसीजर होता है, यानी कि जो आइसोएमाइल एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड डालने का, वो इस स्पेसिमेन बोट में डाला जाता है। और ये एक स्पेसिमेन बोट जो होता है एक वायर से कनेक्टेड रहता है, जो मतलब एक जैसे हम चम्मच होती है वैसे एक चम्मच टाइप का होता है ये। तो हम विंडो को ओपन करके इस स्पेसिमेन बोट को इनर साइड ऑफ द चेम्बर ऑफ CPD एपरेटस में रखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ वाटर 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर सर्कुलेट करना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ सर्कुलेट होता है पूरे में, और यहाँ से ये वाटर आउट हो जाता है। साथ में इसके बाद हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है उसको टिल्ट करके ये जो वाल्व V है यहाँ से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुश करते हैं और इस पूरे चेम्बर को फिलअप करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक विंडो होती है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो अभी भी आइसोएमाइल एसीटेट में कम्प्लीटली डिप्ड है या नहीं है। तो ये देखना होता है बाहर की विंडो से। यहाँ आपको ध्यान ये रखना होगा कि हम जो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, सिलेंडर से जो आ रही है और वो इसमें यहाँ जमा होती जा रही है। अब हम कुछ समय बाद जब ये वाटर है ये एक्चुअल में कोल्ड वाटर है, और कोल्ड वाटर जो मैंने आपको बताया 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में रहेगी। जैसे ही हम इसमें मतलब हमने देखा कि सैंपल है हमारा, स्पेसिमेन इसके अंदर है, विंडो से हम देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉट वाटर का जेट शुरू करेंगे। ये हॉट वाटर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहता है, लगभग 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये हॉट वाटर क्या करता है, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एवोपराइज करता है, और एवोपराइज करके इसके वेपर्स बनते हैं। जैसे जैसे इसके वेपर्स बनते हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमने इसका स्टडी किया था जिस पर ये वर्क करता है, वो क्रिटिकल पॉइंट है इसका 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और 1100 psi। इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये कम्प्लीटली वेपराइज हो जाता है। तो जब आप ये वेपराइज हो रहा होता है तो आप यहाँ प्रेशर गॉज से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर जब 1100 आ जाता है तो इस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड कम्प्लीटली वेपराइज हो जाती है और ये वेपर्स मिक्स होती है विथ आइसोएमाइल एसीटेट। आइसोएमाइल एसीटेट के साथ जब इसकी मिक्सिंग होती है तो ये जो टेम्परेचर है वो भी लगभग वाटर के कारण 38 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा होता है, और इधर जो प्रेशर गॉज का प्रेशर है वो भी 1100 psi दिखा रहा होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर 1100 psi से प्रेशर अगर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ये वाल्व से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते रहना है। और इस रिलीज़ गैस में अगर आपको आइसोएमाइल एसीटेट की जो मैंने स्ट्रॉन्ग स्मेल पहले आपको बताया था, अगर वो आ रही है तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखना है।
और अगर फिर भी आ रही है तो ये जो प्रोसीजर है इसमें आपको दोबारा से लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डालना है और प्रेशर मतलब ये सेकंड राउंड वापस करना है, और सेकंड राउंड में वापस से कोशिश करना है कि सारा का सारा आइसोएमाइल एसीटेट खत्म हो जाए। तो इस टाइप से लास्ट में सारा आइसोएमाइल एसीटेट जब इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ से आना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आइसोएमाइल एसीटेट खत्म हो गया है, यानी कि जो स्पेसिमेन है अब कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो ये इस टाइप से स्पेसिमेन का ड्राइंग करते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्पेसिमेन का माउंटिंग। जो माउंटिंग है इन टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में हमने पढ़ा था कि माउंटिंग हम इन कॉपर मैश के ऊपर करते हैं। कॉपर मैश एक सर्कुलर मैश होती है जो कि कॉपर की होती है, लेकिन सेम की अगर हम बात करें तो सेम में माउंटिंग करते हैं सैंपल के ऑन स्टब। ये स्टब बना होता है एल्यूमिनियम और ब्रास का। तो ये आप स्टब देखेंगे यहाँ पर, ये स्टब कहलाता है। ये एक स्टब है और ये एल्यूमिनियम का बना होता है या फिर ये ब्रास का बना होता है। The tissue is mounted on the stub with a paste composed of conducting material such as silver और कार्बन ग्रेफाइट। तो मेनली कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। तो अगर आपने कोई टिश्यू लिया तो यहाँ ये स्टब है, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पर ये यहाँ स्पेसिमेन रखा हुआ है, स्पेसिमेन के ऊपर आपने पेस्ट लगा दिया। ये पेस्ट किसका होता है, या तो सिल्वर का होता है ये जो पेस्ट है, और या फिर ये ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का होता है। तो कमर्शियली अवेलेबल जो नॉर्मली अवेलेबल है कमर्शियली माउंटिंग पेस्ट, उसका नाम है डोटाइट, DOTITE। ये बेसिकली एक सिल्वर का पेस्ट होता है। और अब जो माउंटिंग है वो टिश्यू टू टिश्यू वेरी करती है। रूटीनली जो टिश्यूज़ हैं ड्राई होने के बाद में जब हम इसका स्टब में माउंटिंग करते हैं तो इसमें यूजुअली सप्लाइड विथ इक्विपमेंट्स द सरफेस टू बी ऑब्जर्व इज़ केप्ट फेसिंग अपवर्ड। तो आप यहाँ ध्यान दें कि बहुत सारे माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और उसके थ्रू स्टब के ऊपर हम हमारा स्पेसिमेन रख देते हैं जो कि अपवर्ड होता है, और इसके ऊपर हम पेस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माउंटेड स्पेसिमेन है, ये पेस्ट है, ये माउंटेड स्पेसिमेन है। और कुछ ऐसे टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि जैसे कि सेल्स हैं, एम्ब्रियो है, प्रोटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ है, तो बहुत स्मॉल स्पेसिमेन होते हैं कुछ कुछ। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, पाउडर डस्ट ऑफ स्पेसिमेन इज डायरेक्टली स्प्रिंकल्ड ऑन द एडहेसिव टेप, है ना, माउंटेड ऑन द स्टब with the glue side upward. A good quality tape holds the specimen very tightly which can later be shadowed if required. तो जो बहुत ही स्मॉल टाइप के स्पेसिमेंस होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक एडहेसिव टेप लगा दी जाती है, उस पर स्पेसिमेन होता है और स्पेसिमेन के ऊपर हम जो सेल्स का पाउडर है उसको डाल देते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पर एडहेसिव टेप लगाई जाती है और इस स्टब के ऊपर जो एडहेसिव टेप होती है इसके ऊपर हम हमारा जो स्पेसिमेन होता है उसको एज ए पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये एडहेसिव टेप उस स्प्रिंकल्ड पाउडर से चिपक जाती है और इस टाइप से जो है स्मॉल स्पेसिमेन का जो है माउंटिंग हो जाता है। इसके बाद में ये जो माउंटिंग स्पेसिमेन है ये एक ड्राइड स्टेट में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, इस पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। तो अब इसके ऊपर हमें एक मेटल का मटेरियल स्प्रिंकल करना होता है, और ये जो मेटल का मटेरियल है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये उस स्पेसिमेन को जो है एक तो शेडो दे सके, और दूसरा हमने इसका जो मैकेनिज़्म पढ़ा है सेम का, वो सेम का मैकेनिज़्म ये है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे स्पेसिमेन से, तो टकराने के बाद यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी मेटल से ही निकलेंगे और इमिशन करेंगे जिसको हम डिटेक्ट करेंगे। तो ऐसे मेटल में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रहता है या तो सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर गोल्ड पैलेडियम का कॉम्बिनेशन। नॉर्मली जो स्विचेबल मेटल है वो होती है गोल्ड, जिसका कि हम जो हमारा स्पेसिमेन है उसके ऊपर एक लेयर इसकी बनाते हैं ताकि इस गोल्ड के जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों वो हम फर्दर जो है डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकें। तो इस टाइप से जो लेयर बनाना होती है मेटल की उसको हम स्पूटरिंग कहते हैं। और स्पूटरिंग कोटर एक आयन स्पूटरिंग कोटर एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर में हम हमारा जो स्टब है विथ स्पेसिमेन उसको रख देते हैं अपवार्ड साइड पे। और इसमें आप देखेंगे कि एक सेंटर में कैथोड होता है, एक डिस्क टाइप का, और ये कैथोड जो होता है इसके जस्ट ऊपर एक जो गोल्ड है उसकी एक लेयर होती है यहाँ पे। इसके बाद में इसके सराउंडिंग दोनों तरफ एनोड होता है, और ये एनोड यहाँ जो है एक्चुअल में ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर
एक वॉल्व दिया होता है जो कि वैक्यूम को जो वैक्यूम हमें देना है वो मेंटेन करता है। साथ ही इस चैम्बर में एक प्रेशर गॉज होता है जो कि जिससे पता चलता है कि वैक्यूम आखिर कितना बना। इसमें वोल्टामीटर होता है एक, ताकि ये पता चले कि कितना वोल्टेज आया है, और एक ए मीटर होता है जिससे पता चलता है कि कितना हम इसमें करंट पास कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें वोल्टेज देते हैं और करंट पास करते हैं, तो होता ये है कि जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं वो इन स्पेसिमेन के ऊपर एक थिन लेयर बनाते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर हम 1200 वोल्टेज सप्लाई करते हैं, दैट इज़ फॉर गोल्ड, AU यानी गोल्ड, AuPd यानी गोल्ड और पैलेडियम मेटल, और इसके अलावा अगर हम 1200 वोल्टेज सप्लाई करते हैं और 10 मिली एम्पियर सप्लाई करते हैं, तो जो मेटल की थिकनेस है वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हम जो हमारा करंट है 10 मिली एम्पियर से घटा करके 5 मिली एम्पियर कर दें, तो जो मेटल की इसके ऊपर एक लेयर बनेगी उसकी थिकनेस कम होगी। और हम प्रेफरेबली चाहते भी यही हैं कि कम थिकनेस का हमारा मेटल स्पूटर हो। तो कम थिकनेस का मेटल स्पूटर होने के लिए हम बहुत ही लो वोल्टेज का जो करंट है, लो एम्पियर का जो करंट है वो सप्लाई करते हैं, और करना भी यही चाहिए। साथ ही जो थिकनेस है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बहुत लो वोल्टेज का बहुत लो एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो थिकनेस कम होगी। और अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा एम्पियर का 10 मिली एम्पियर तक अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉरी करंट दे रहे हैं, तो जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि ये IVRI में एक साइंटिस्ट हैं जो कि इस स्पूटर चैम्बर में काम कर रहे हैं और गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे हैं, या गोल्ड की हाँ, गोल्ड का जो उसका मटेरियल है वो एडर कर रहे हैं विथ दिस चैम्बर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सेम ऑब्जर्वेशन। तो हमारा अब जो स्पेसिमेन है वो रेडी है, उसको हम जब सेम मशीन में रखते हैं, तो नॉर्मली जो सेम मशीन का किलो वोल्ट रहता है वो हमने जो 10 था उसमें पढ़ा था -25,000 वोल्ट से लेकर -1,25,000, लेकिन यहाँ पर जो किलो वोल्ट रहता है वो लगभग रहता है 10 किलो वोल्ट, और आइडियली रखा जाता है 1 to 5 किलो वोल्ट। तो सेम में जब हम रखते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि जो स्पेसिमेन है उस पर लो एक्सपोजर हो, अदरवाइज़ कंटिन्यू हायर एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स के कारण जो स्पेसिमेन होगा वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो सेम होते हैं उसमें अलग अलग मोड होते हैं। जो ड्वेल मैग्नीफिकेशन मोड होता है गिव्स इमेज ऑफ द स्पेसिमेन ऑन द CRT एट 2 मैग्नीफिकेशंस, और एक टोपो मोड होता है, टोपो मोड ऑन द यूनिट हेल्प्स इन स्टडिंग द टोपोग्राफी ऑफ द स्पेसिमेन। तो ऐसे दो अलग अलग मोड होते हैं जिसमें हम उस पर काम कर सकते हैं। टोपो से हम टोपोग्राफी देख सकते हैं उसकी स्पेसिमेन की, ड्वेल मोड से अलग अलग दो इमेजेस हम देख सकते हैं। तो इसके बाद नॉर्मली जो सेम का यूज़ होता है वो बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए होता है, लाइक डिफरेंट टाइप के सैंपल्स, और इसमें वैरायटी ऑफ सैंपल्स हम जो है देख सकते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल देखते हैं लाइक इंडिविजुअल सेल्स, एम्ब्रियो, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया with limitation on the virus, apart from studying the ultrastructure of various tissues, organs and insect, इनकी हम स्टडी करते हैं। So this is all about the basics of scanning electron microscopy, that is the same in biology. Hope you understood this topic, and I just try to cover this topic at my level. Hope you are enjoying this video as well. Please keep watching and please subscribe my channel. Thanks for watching.